चलो तो दोस्तों अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है आज जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर ले, इट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, बट अगर समझ लो कि ये दो फिगर हम लोग देखते हैं, दिस इज अ फिगर नंबर ए एंड दैट इज नोन एज अ फिगर नंबर बी। अभी कितना मतलब मान लो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, मतलब अगर मान लो कि ये जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो एरोस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो दिख रहा है दैट इज नोन एज अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस एंड दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने सरफेस एरिया में से पास हो रही है, उसको क्रॉस हो रही है, बट दे आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। मतलब अगर समझ लो कि ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ये सरफेस के अंदर से अगर मान लो पास होगी परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस, that is known as the electric flux. Again you have to remember this thing, the number of electric field lines crossing the unit area, okay, placed normal to the field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो सरफेस ऐसे रखूंगा परपेंडिकुलर। अगर सरफेस मैंने परपेंडिकुलर रखा तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग और आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया। ये कितने सरफेस एरिया में से ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, that is known as a, yes, we can say that that point of measure the strength of electric field is known as a electric flux। फिर से सुनो दोस्तों एक बार कि जैसे कि मैंने बताया कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने सरफेस एरिया में से पास हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट ये सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज नोन एज अ नॉर्मल। नाउ आगे सुनते हैं, फॉर अ स्मॉल एरिया डेल्टा एस, जैसे कि मैंने यहां पे बताया स्मॉल एरिया डेल्टा एस इज नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है एट दैट पॉइंट। Now the number of electric field lines are crossing it is proportional to E into delta S। याद रखना दोस्तों, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग phi से इंडिकेट करते हैं एंड E is known as a E into delta S। ओके, इन वेक्टर फॉर्म दैट इज नोन एज E into delta S। ये वेक्टर के फॉर्म में हम लोग उसको ऐसे बताते हैं। वेक्टर का फॉर्म निकालूंगा तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा, डेल्टा S cos थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1। सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड cos 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो phi इक्वल टू E into डेल्टा S जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझे? नाउ अभी इसको ही समझाता हूं मैं। नाउ क्या है तो देख लो, नाउ टिल्ट द एरिया एलिमेंट बाय एंगल ऑफ थीटा। मतलब ये जो एरिया था ना उसको मैंने थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट किया। क्या किया? टिल्ट। पहले एरिया एंगल थोड़ा सा था बट अभी मैंने उसको टिल्ट कर दिया। देखो ये वाला, दिस इज द एरिया एंगल। जब मैंने उसको टिल्ट किया सम एंगल के रिस्पेक्ट में तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। दिस इज द ऑपोजिट एंड दैट इज नोन एज, ये अगर एरिया है डेल्टा एस तो ये हो जाएगा डेल्टा एस साइन थीटा, ऑपोजिट इज अ साइन थीटा, और ये वाला जो है इट इज नोन एज अ डेल्टा एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? डेल्टा एस कॉस थीटा। तो अगर मैंने सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट किया, कुछ एंगल पे मैं उसको टिल्ट करता हूं, तो जब मैं उसको कुछ एंगल पे टिल्ट करता हूं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, हमको तो सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द एरिया ही फाइंड करना है, बट क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, ओके, विच इज प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट। जो ये जो एंगल होता है, याद करो दोस्तों, मैंने आपको 11th साइंस के अंदर 12th साइंस के अंदर हर बार एक चीज बताई है। कौन सी चीज बताई है? तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि अपना फोर्स x पे होता है, y पे होता है, माइनस x पे होता है, माइनस y पे होता है तो ओके, बट अगर दोनों के बीच में होता है ऐसा, अगर दोनों के बीच में होगा तो नहीं चलेगा, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना ही पड़ेगा। इसी को ही मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया हुआ है, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
normal to each other, or how many electric field lines are passing through surface area is known as the electric flux. समझ आ रहा है? ओके, नाउ सेकेंड, अभी क्या किया, नाउ सेकेंड केस, मैंने ये सरफेस को सर थोड़ा सा एंगल दे दिया, एंगल दे दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो एक्स और वाई के ऊपर नहीं रहता, तो उसका दो कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। हाँ सर, कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। कर दिया, ये वाला साइन और ये वाला कॉस। मेरे को कौन सा कंपोनेंट चाहिए? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चाहिए? तो द सरफेस एरिया आर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इन दोनों में से नॉर्मल कौन सा है? ये वाला। दिस इज द नॉर्मल लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, देख लो, द नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देयरफॉर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा? यस, दैट इज नोन एज E इनटू सरफेस। अभी कौन सा हो गया? डेल्टा एस कॉस थीटा। नाउ वी हैव टू राइट E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। समझ आ रहा है दोस्तों? थोड़ी थोड़ी बात है अभी। नाउ व्हेन एंगल, अभी ये एंगल में बढ़ा बढ़ा के सरफेस अगर मैं 90 डिग्री लेके जाता हूं तो, अरे भाई साहब, ये जब पहले इधर था, अभी मैंने उसको थोड़ा एंगल पे लेके गया, अभी जब बना के थोड़ा सा मैं उसको अगर 90 डिग्री तक लेके जाता हूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस दे आर पैरेलल। वो क्या हो जाएंगे? अभी ऑलरेडी 90 डिग्री पे है, उसका एंगल बढ़ा के मैं उसको ऐसे लेके आया, तो दे आर पैरेलल विथ ईच अदर। अगर वो दे आर पैरेलल विथ ईच अदर, ओके, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस नॉट क्रॉस एट ऑल। वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा नहीं। समझ आ रहा है? सो व्हाट इज द पॉइंट? आंखें बंद करके सोचो, सर ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बताया? तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने सरफेस के अंदर से पास होती है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बट व्हाट इज द कंडीशन? अपना जो सरफेस है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो ठीक है। नाउ अभी दो केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 के अंदर क्या बताया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के अंदर से पास होती है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू E इंटू डेल्टा एस। यस सर, हो गया। नाउ सेकेंड, अभी मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया, टिल्ट कर दिया। अगर टिल्ट कर देते तो चल जाता है? नहीं चलता सर। तो टिल्ट करने से क्या होगा? अगर मैंने उसको टिल्ट किया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? नथिंग, जस्ट उसके दो प्रोजेक्शन कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, उसमें से वही कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा है? दिस, इट इज नोन एज द डेल्टा एस कॉस थीटा। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। अभी एंगल बढ़ा के अगर मैं 90 तक लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? दे आर पैरेलल विथ ईच अदर। अगर पैरेलल हो जाएंगे तो सीधी बात, नो बकवास, दे आर नॉट क्रॉस। अगर मान लो कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, तो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, सीधा सीधा चलता रहेंगे। ओके, सो मेरे को कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा नहीं। समझ आ गया इतनी बात? चलो तो दोस्तों अभी आगे, इसके आगे थोड़ा देखते, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो चलो तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कौन सा इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि ये अपना छोटा छोटा एलिमेंट के हिसाब से है ना, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्मॉल एलिमेंट डेल्टा फाई थ्रू द एलिमेंट डेल्टा एस इज डिफाइंड बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने वैसे भी पहले बता दिया, बट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज नोन एज E इंटू डेल्टा एस। अगर ये अगर वेक्टर के फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या बताएंगे? यस, अगर वेक्टर फॉर्म को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है तो डॉट प्रोडक्ट को कॉस के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। सो डेल्टा फाई इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा एस। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा एस। E और डेल्टा एस का बीच का एंगल बता रहा है। ओके, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? याद रखना दोस्तों, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, और फॉर अगर मान लो हमें ये वाला अगर छोटा सरफेस लिया है, तो ऐसे बड़े सरफेस फॉर द क्लोज रीजन के अंदर अगर लेना है तो सो सरफेस अगर क्लोज होता है तो फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। और ऐसा अगर साइन करके अगर हम लोग ऐसा बताते हैं, दैट इंडिकेट द क्लोज इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सरफेस एरिया। ओके दोस्तों, सो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर इतना हमको समझना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने मतलब सरफेस के अंदर से पास होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज दैट द सरफेस एरिया इज प्लेस्ड
नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? समझ में आ गया दोस्तों? नाउ टुडेज लास्ट पॉइंट इज नोन एज इट इज नोन एज अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर? दैट इज नोन एज अ एरिया वेक्टर। ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं। चलो तो दोस्तों, टुडेज लास्ट पॉइंट इज नोन एज अ एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं दोस्तों? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, एरिया वेक्टर जैसे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके यूनिट वेक्टर से बताना पड़ता है ना? वैसे ही सेम कंडीशन है। हम लोगों ने यहाँ पे दो फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज अ फिगर नंबर ए एंड दिस अ फिगर नंबर बी। दिस अ प्लेन सरफेस एंड दिस अ कर्व सरफेस। अगर मान लो कि कोई भी कर्व सरफेस है तो समझ लो कि इन सम केसेस not only magnitude but orientation of area element is also important। मतलब कई केसेस में खाली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका ओरिएंटेशन ऑफ मतलब एलिमेंट, द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एलिमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब जिसके अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ओके, तो देखो दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है, एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंट एज अ वेक्टर। एरिया वेक्टर को दूसरा कुछ नहीं, उसको वेक्टर के फॉर्म में बताते हैं दोस्तों, हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर किसी भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन से अगर बताते हैं देन इट इज नोन एज अ एरिया वेक्टर। समझ रहे हो? नाउ सेकंड, द नॉर्मल टू द प्लेन स्पेसिफाइड द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। जैसे कि ये वाला इट इज अ नॉर्मल, देख रहे हो जैसे कि प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है और ये जो वेक्टर जो है वो उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। सो द नॉर्मल टू द प्लेन, normal to the plane specifies the orientation of the plane and that means the direction of planar area vector, ये वाला the direction of planar area vector is along its normal। इसका डायरेक्शन इसके साथ ही होगा, along its direction मतलब it is the area vector is along its normal direction। ओके, सेकेंड पोजीशन जैसे कि यहाँ पे ये कर्व सरफेस बताया गया है, तो देखो फॉर अ कर्व सरफेस वी इमेजिन दैट डिवाइड इनटू द स्मॉल एरिया पार्ट। मतलब अगर ऐसा बहुत ही बड़ा वाला अगर मान लो कि भाई सर्कुलर या तो फिर ऐसा कर्व सरफेस है तो उसको मैं फ्लैट नहीं बोल सकता, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इमेजिन दैट डिवाइडेड इनटू द स्मॉल 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 एलिमेंट। मैं उसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दूंगा। ओके, इफ वी हैव टू डिवाइड इट इनटू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, जब उसको स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करेंगे सो द ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट इज ट्रीटेड एज अ प्लेनर एज अ वेक्टर एसोसिएटेड विथ ईच। मतलब हर एक छोटे छोटे एरिया को हम लोग वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, और ऐसे सभी वेक्टर को इकट्ठा करके हम लोग क्या बना सकते हैं, पूरा एरिया वेक्टर। मतलब समझ लो एरिया वेक्टर इज नथिंग बट एरिया वेक्टर इज अ रिप्रेजेंट एज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ आया दोस्तों? सो दिस इज अवर टुडेज लेक्चर। तो टुडेज लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है उसके बारे में डिस्कस किया, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया, एंड द लास्ट पॉइंट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया, एंड ये छोटू सा पॉइंट है, इट इज नोन एज अ एरिया वेक्टर। ओके, तो ये सब बातें थोड़ा सा ये रिवाइज करके थोड़ा सा देख लेना और थियोरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेना। और अगर इसके अंदर कोई डाउट आता है तो यू कैन टेल मी एनी टाइम, आप लोग मैसेज और कैसे भी आप लोग मुझे बोल सकते हो। ओके, तब तक के लिए चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब बाय।